बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है टैक्सेशन का, टैक्स का लेक्चर नंबर 20। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें एक था अनएडजस्टेबल अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, चार चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सर्फ और एक ऑब्लिगेशन बाय द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर। ठीक है, उसको आरसीटी भी कहते हैं, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था कि 1/10 टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यह हमने पढ़ा था कि यह होता है क्या चीज, सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होती है। याद रखिएगा, ये अनएडजस्टेबल अमाउंट कौन सी होती है, रिफंडेबल। कभी कभी वो आपको सिक्योरिटी के नाम से या अनएडजस्टेबल अमाउंट के नाम से फिगर देगा और साथ में अगर वो लिख देगा, ठीक है, तो नॉन रिफंडेबल, तो फिर ये वाली अमाउंट नहीं है, फिर उसकी कोई, वो टोटली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो नॉन रिफंडेबल होती है, ये रिफंडेबल। इसके बारे में एक और बात याद रखिएगा कि ओपन प्लॉट के केस में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर ओपन प्लॉट के लिए अनएडजस्टेबल अमाउंट दिया जाए तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, फिर आपने इसको ट्रीट नहीं करना। अगर ओपन प्लॉट के केस में, ये अगर घर के लिए दिया जाए, बिल्डिंग के लिए दिया जाए, दुकान के लिए दिया जाए, तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अनएडजस्टेबल अमाउंट के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स है। अनएडजस्टेबल अमाउंट की टैक्स ट्रीटमेंट होती है जिस ईयर में टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। जिस ईयर में, उस टैक्स ईयर में ट्रीटमेंट करोगे जिसमें क्या हो, टेनेंसी एग्रीमेंट। अच्छा, मैंने ईयर की बात की है, मैंने मंथ की बात नहीं की। फॉर एग्जांपल, आपके लिए टैक्स ईयर 2020 के बने, इसकी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टैक्स ईयर 2020 का टाइम पीरियड बनता है 1 जुलाई 19 से 30 जून 2020। ठीक है, आपको कहता है कि उसने जनवरी 2020 को अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी और उसने अनएडजस्टेबल अमाउंट, तो फिर भी यही ट्रीटमेंट होगी। साल के आखिरी महीने में 1 जून को प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी, अनएडजस्टेबल अमाउंट लैंडलॉर्ड को मिल गया, फिर भी ये ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, टाइम फैक्टर आप नहीं लगाओगे कि एक मंथ, साल में, जिस साल में टेनेंसी एग्रीमेंट हो उसमें 1/10 जाएगा। ठीक है, और नो टैक्स ट्रीटमेंट, सेकंड कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। नो टैक्स ट्रीटमेंट उस टैक्स ईयर में जिस ईयर में प्रॉपर्टी वकेट होगी। वोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जिसमें टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जिसमें वो किराएदार छोड़ के जाएगा। तो जिस टैक्स ईयर में छोड़, फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2020 में आया था और टैक्स ईयर 2025 में चला गया 5 साल बाद, तो जिस ईयर में, मतलब टैक्स ईयर 2025 में नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनएडजस्टेबल अमाउंट, जिस ईयर में छोड़ के जाएगा उसमें कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं। समझ में आ रही बात, क्लियर। और थर्ड कॉन्सेप्ट, जिस टैक्स ईयर में, एक ही टैक्स ईयर में फॉर एग्जांपल एक टेनेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टैक्स ईयर 2020 है हमारा। ठीक है, 1 जुलाई 19 से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून 2020 को एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक टेनेंट आया जुलाई 2019 में, कब आया, जुलाई 2019 में, और वो चला गया, उसने मकान छोड़ दिया मई 2020। मतलब टैक्स ईयर 2020 में टेनेंट आया भी और टैक्स ईयर 2020 में टेनेंट छोड़ के गया भी, तो इस केस में भी नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनएडजस्टेबल अमाउंट, या नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। मतलब फिर ये वाला सेकंड वाला रूल, वोकेशन वाला, कि हम फिर देखेंगे कि इस ईयर में वोकेट हो रहा है तो नो टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, ये तो 3 बेसिक से कॉन्सेप्ट है अनएडजस्टेबल अमाउंट के साथ। एक और कॉन्सेप्ट है इसके साथ, वो भी समझिएगा। नंबर 4 कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर टेनेंट चेंज हो जाए, टेनेंट चेंज्ड इन सेम टैक्स ईयर, ठीक है,
एक ही टैक्स ईयर में एक टेनेंट चला जाए और दूसरा टेनेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल ओल्ड टेनेंट है, ठीक है, और ये आया था टैक्स ईयर 2015 में, ठीक है, और ये ओल्ड टेनेंट इसने प्रॉपर्टी वकेट की, छोड़ के चला गया टैक्स ईयर 2020 में। समझिएगा केस को, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। और जिसमें ये छोड़ के चला गया तो इसी साल न्यू टेनेंट आ गया, मतलब इसी साल कौन सा, टैक्स ईयर 2020। इस ओल्ड टेनेंट ने अनएडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल अमाउंट दी थी, फॉर एग्जांपल 5 लाख, ठीक है, और न्यू टेनेंट ने दी 10 लाख फॉर एग्जांपल। तो अब टैक्स ईयर 2020 में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? टैक्स ईयर 2020 में तो ओल्ड चला गया तो वो वाला रूल लगा दे, इन द ईयर ऑफ वोकेशन नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनएडजस्टेबल अमाउंट। तो पुराने की तो अनएडजस्टेबल अमाउंट की ट्रीटमेंट नहीं होगी, नॉन अनएडजस्टेबल अमाउंट जो न्यू है उसकी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा ये फार्मूला आपने यूज करना है। न्यू टेनेंट से अनएडजस्टेबल अमाउंट कितना है? 10 लाख। ये कब? जब सेम ईयर में एक टेनेंट जोड़ के चला जाए और सेम ईयर में दूसरा है, तो न्यू टेनेंट से कितना है? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का आपने 1/10 नहीं लेना, इसमें आपने लेस करना है अमाउंट ऑलरेडी टैक्स। अमाउंट ऑलरेडी टैक्स किसका? ओल्ड टेनेंट का। किसका? ओल्ड का। ओल्ड का कौन सा अमाउंट? अनएडजस्टेबल अमाउंट। तो ओल्ड टेनेंट कब आया था? टैक्स ईयर 2015 में आया था। तो टैक्स ईयर 2015 में उसकी सिक्योरिटी कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख का 1/10 ले तो कितना है? 50,000। इसी तरह टैक्स ईयर 2016 में अनएडजस्टेबल अमाउंट के साथ के अगेंस्ट कितना टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 50,000। इसी तरह टैक्स ईयर 2017 में प्लस 18 में प्लस 19 में, 20 में नहीं हुआ, 3 साल, तो 3 साल होगा 50 हजार, कितना हुआ? 1,50,000। 1,50,000 और 1 लाख कितना हुआ? 2,50,000। जो ओल्ड टेनेंट का जितना अनएडजस्टेबल अमाउंट के उसके टेनेंसी एग्रीमेंट के दौरान जितना टैक्सेबल हो चुका है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो न्यू टेनेंट के अनएडजस्टेबल अमाउंट में से लेस कर दोगे तो कितना बचा? 750,000। अब 750,000 का 1/10 लोगे, 1/10 कितना आ जाएगा? 75,000। अब न्यू टेनेंट का हर साल जब तक वो इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है किराए पे, तो उसके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अनएडजस्टेबल अमाउंट के अगेंस्ट कितना जाता जाएगा, कितना एड होता जाएगा? 75,000। ये सिर्फ इस साल नहीं, अगर टैक्स ईयर 2021 में भी यही न्यू टेनेंट है तो फिर भी 75,000। टैक्स ईयर 2022 ये काम आपने सिर्फ पहले साल करना है। अब आपके लिए करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स के लिए ये अनएडजस्टेबल अमाउंट मिला, आपके लिए ये अनएडजस्टेबल अमाउंट हो। क्लियर? तो ये अनएडजस्टेबल अमाउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने यहां पे डिस्कस कर ली। ठीक हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ हायरिंग का। सेल्फ हायरिंग से भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट हो सकती है। सेल्फ हायरिंग समझिएगा, सेल्फ हायरिंग होता क्या है? ठीक है जी। सेल्फ हायरिंग में आपको एग्जांपल एक केस के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल सीपीई है और अब्दुर्रहमान है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? सीपीई मेरा एम्प्लॉयर है और मैं सीपीई का एम्प्लॉय हूं, ठीक है। सीपी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया है उसमें मेरे साथ सीपी एग्री हो चुका है कि अब्दुर्रहमान हम आपको अकोमोडेशन देंगे। अकोमोडेशन सैलरी में पड़ा था ना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात एग्री हो गई थी कि रिहाइश हमारी तरफ से होगा, मतलब जब आप हमारे साथ एम्प्लॉय होंगे तो आप हमारे घर में रहोगे, हम आपको घर देंगे। रेंट की बात नहीं कर रहा, अकोमोडेशन का मतलब है रहने के लिए घर देंगे। मैंने कहा ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझिएगा, अब्दुर्रहमान का अपना एक घर था, अब्दुर्रहमान का अपना एक घर था फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में,
और वो घर अब्दुर्रहमान ने रेंट आउट कर दिया सीपी को। क्या कर दिया? रेंट आउट कर दिया सीपी को। अब सीपी इस घर के बदले अब्दुर्रहमान को क्या पे करेगा? पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, तो अब्दुर्रहमान को जब इस घर का रेंट मिलेगा तो अब्दुर्रहमान के लिए कौन सी इनकम, हेड ऑफ इनकम जनरेट होगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको कहे अब्दुर्रहमान की हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें तो पहले आप क्या ले लोगे? कहोगे कि भाई अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, जो सीपीई उसको रेंट पे कर रहा है, अब्दुर्रहमान का जो कर है वो रेंट आउट कर है। क्लियर? अब सेकंड, बाकी अब्दुर्रहमान और सीपी अब्दुर्रहमान को सैलरी भी पे कर रहा है और सैलरी में एक बेनिफिट दे रहा है अकोमोडेशन, तो इसके बदले अब्दुर्रहमान की क्या जनरेट होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। वही वाला रूल अकोमोडेशन का क्या था? हायर ऑफ एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। ठीक हो गया भाई? क्लियर है? अब समझिएगा थोड़ा सा सोच के, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब्दुर्रहमान का जो अपना घर है, अब्दुर्रहमान ने जो सीपी को रेंट आउट किया है और सीपी उसके बदले रेंट पे कर रहा है, तो आप मुझे बताइएगा कि इस घर के यूज करने का हक किसके पास है? आंसर इज सीपी के पास, क्योंकि सीपी मैं किसी को घर का किराया दे रहा हूं तो वो घर मैं यूज कर सकता हूं, चाहे तो मैं उसमें रहूं, चाहे तो मैं उस किसी और को रहने के लिए दूं, चाहे तो मैं उसमें ऑफिस बना दूं। अब अब्दुर्रहमान का घर किराए पे किसके पास है? सीपी के पास। सीपी ने कहा अब्दुर्रहमान ये जो आपका अपना घर है इसका रेंट तो मैं आपको दे रहा हूं ना, इसी में आप रहो, ये मेरी तरफ से आपको क्या हो गया? अकोमोडेशन। अगर ये घर अब्दुर्रहमान ने सीपी को किराए पे दिया है तो अब्दुर्रहमान तो इस घर में अभी नहीं रह रहा ना। ठीक हो गया? अब्दुर्रहमान कब रहने लगा? जब सीपी ने इजाजत दे दी कि अब्दुर्रहमान आप अपने ही घर में रहो, तो ये मेरी तरफ से अकोमोडेशन हो गया। कैसे अकोमोडेशन हो गया? क्योंकि इस घर का किराया अब्दुर्रहमान को मिल रहा है, तो अब्दुर्रहमान को जब किराया, मुझे मेरा घर है, मैंने रेंट आउट कर दिया, क्या मैं उसमें रह सकता हूं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जिसको मैंने रेंट आउट किया है वो अच्छा बंदा हो, वो मुझे कहे कि अब्दुर्रहमान आप इसमें रहे भी और मुझसे किराया भी दे, तो फिर तो रह सकता हूं ना। तो सीपी ने ये काम किया, सीपी ने कहा आप मुझे अपना घर रेंट पे दे दे, अब्दुर्रहमान ने दे दिया। अब अब्दुर्रहमान को कहा मुझसे रेंट भी दे और आप अपने इसी घर में ही रहे, तो ये मेरी तरफ से आपको अकोमोडेशन हो गया, जो मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो चुका था। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेल्फ हायरिंग। जब एम्प्लॉय अपने ही घर में एज एन अकोमोडेशन रहे एम्प्लॉयर की तरफ से और उसी घर का एम्प्लॉयर की तरफ से किराया भी मिले, तो फिर एम्प्लॉय की टू हेड्स ऑफ इनकम जनरेट होंगी, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, इसमें एक और बात ये याद रखिएगा, ये जो रेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है हमेशा एक्चुअल रेंट लेना है, जो पहले हमने पढ़ा था कि हायर ऑफ एक्चुअल रेंट या फेयर मार्केट रेंट, एनुअल लिविंग वैल्यू, दोनों में कंपैरिजन करके जो हायर होगा, इसमें हायर वाला कंपैरिजन नहीं, इसमें हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सा रेंट जाएगा? एक्चुअल रेंट। क्लियर? इफ सेल्फ हायरिंग में हायर वाले कंपैरिजन पे नहीं जाना, जो लास्ट लेक्चर में हमने रेंट के लिए पढ़ा था। ठीक हो गया? इसके बाद है एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में जो पहला एग्जांपल है वो है एग्जाम्पल नंबर 1 है, ऑन 1 जुलाई 2018 मिस्टर गुलाम रेंटेड आउट। ठीक है, मिस्टर गुलाम का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, आसान सा है, आप देख ले, इसमें अनएडजस्टेबल अमाउंट की कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। पहले समझ ले क्यों टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। मिस्टर गुलाम उसी साल वो रेंट आउट कर रहा है और उसी साल वो वकेट हो रहा है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, कंपुटेशन जी। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये समझने वाला है, आप इसको समझिएगा। अगर कोई, मैंने आपको कल बेसिक्स में कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को हमेशा मैंने कहा था इसके सेपरेट टैक्स रेट से, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, इसके क्या है? सेपरेट टैक्स रेट्स। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सैलरीड और नॉन सैलरीड में टैक्सेबल नहीं होती, इसके सेपरेट टैक्स रेट्स है। सेपरेट टैक्स रेट्स आप देख ले पेज नंबर
1 2 3 4 5th पेज पे देख ले तो आपको ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट्स आ जाएंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप हमेशा इन रेट्स पे, उसी तरह है स्लेव्स है, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस अमाउंट आपने देखनी है, किसी भी किस्म का डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं अलाउ, ठीक हो गया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का डिडक्शन नहीं अलाउ, तो आप उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई एक्सपेंस गिवन हो आप हमेशा इग्नोर करें। ये देखें ग्रॉस अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का देखेंगे। ये एग्जांपल नंबर 2 में सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में है रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द टैक्स ईयर 2019, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2018 मिस्टर ए, ऑन 1 जुलाई 2018 टैक्स ईयर हमारा कौन सा है, टैक्स ईयर 2019 है। तो टैक्स ईयर 2019 का मतलब क्या है, ड्रॉ करें, कौन सा टाइम पीरियड बनेगा, ठीक है। टैक्स ईयर 2019 हमारा टाइम पीरियड बनेगा 1 जुलाई 18 टू 30 जून 19, ठीक है। ये हमारा टैक्स ईयर 2019 है जी। ऑन 1 जुलाई 2018 हमारे टैक्स ईयर के पहले दिन मिस्टर ए रेंटेड आउट हिज हाउस टू सुल्तान लिमिटेड वेयर ही इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹2 मिलियन, 2 लाख, उसको 2 लाख रुपए, एंड फेयर मार्केट ऑफ दैट हाउस इज ₹3 लाख पर मंथ, और फेयर मार्केट रेंट कितना है 3 लाख। तो हमारे लिए 2 लाख होगा कि 3 लाख, हमारे लिए कितना होगा 3 लाख होगा। इन फेयर मार्केट रेंट ऑफ दैट हाउस, अच्छा ये सेल्फ हायरिंग का है, ये क्वेश्चन सेल्फ हायरिंग का है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई मिस्टर ए रेंटेड आउट हिज हाउस टू सुल्तान लिमिटेड वेयर ही इज वर्किंग, ठीक है। अभी से पता नहीं चल रहा कि सेल्फ हायरिंग हम पढ़ते हैं। मिस्टर ए आल्सो रिसीव्ड एन अनएडजस्टेबल अमाउंट ऑफ ₹2 मिलियन फ्रॉम सुल्तान लिमिटेड, सुल्तान लिमिटेड से उसने 2 मिलियन अनएडजस्टेबल अमाउंट। सुल्तान लिमिटेड हैज प्रैक्टिस टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू हिज एम्प्लॉइज एंड हैव अ सेम कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ए। सुल्तान जहां पे वो जॉब कर रहा है उधर उस कंपनी को अपना घर रेंट आउट कर दिया, और मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि सुल्तान लिमिटेड क्या रेंट आउट करेगा, सॉरी अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। ऑन 1 जुलाई Sultan Limited asked Mr. A to shift in his own house which he has rented out to Sultan Limited, which will be considered as accommodation from Sultan Limited, and also received rent from Sultan Limited for his house. Sultan Limited ने कहा ए को कि ए मिस्टर ए आप उसी घर में शिफ्ट हो जाओ जो आपका अपना घर है, जिसका मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं, तो ये मेरी तरफ से अकोमोडेशन हो जाएगा। सेल्फ हायरिंग का हो गया। सेल्फ हायरिंग में अब एक्चुअल रेंट लेना है, हायर नहीं लेना, तो हमारे लिए 2 लाख। मिस्टर ए रिसीव्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर अलोंग विद अकोमोडेशन, क्योंकि मिस्टर ए सुल्तान का एम्प्लॉय भी है तो उसने सुल्तान लिमिटेड से ये बेनिफिट्स भी रिसीव किए हैं। बेसिक सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ, मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹10,000 पर मंथ, कन्वेंस अलाउंस ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ के कीजिएगा। हम मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं और टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपने ऑलरेडी पढ़ा है जी। सैलरीड और नॉन सैलरीड का हमें अभी पता नहीं चलेगा। टैक्स ईयर है हमारा टैक्स ईयर 2019 जी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम जी। पहले हमारा पहला हेड ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की इंफॉर्मेशन है, हम पहले वो वर्किंग में कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग 1 में, ठीक हो गया। वर्किंग 1 में सैलरी इनकम, ठीक है। वर्किंग 1 में सैलरी इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी, सैलरी इनकम में आएगी बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ है। बेसिक पे कितनी है 1 लाख पर मंथ, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 12 कितनी आई 1.2 मिलियन, ठीक है। इसी तरह मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस की ट्रीटमेंट क्या है, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस है 10,000 पर मंथ इंटू 12, 120,000। एग्जेम्प्ट कितना है, अप टू 10% ऑफ
वो लेस कर दे। तो 10% आप बेसिक सैलरी कितनी है, 10% 1.2 मिलियन का ले ले तो कितना आया, 120,000 ये भी आ गया। 120,000 मेडिकल अलाउंस है और 120,000 एग्जाम्ड भी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। कन्वेंस अलाउंस कितना है जी, कन्वेंस इसमें सैलरी का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। 5,000 इंटू 12 तो 60,000 कन्वेंस अलाउंस आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अकोमोडेशन, अकोमोडेशन सिर्फ गिवन है, रेंट नहीं गिवन। अगर ऑप्शन में रेंट दिया होता तो फिर हम हायर वाले पे जाते हैं, इधर रेंट नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी जी। कितना आया 540,000। अकोमोडेशन कौन सा, जो सुल्तान, जो मिस्टर ए का अपना घर है, जो सुल्तान को रेंट आउट किया है, सुल्तान लिमिटेड ने वही घर उसको एज एन अकोमोडेशन दे दिया, तो उसकी टैक्सेबल सैलरी इनकम आ जाएगी 1.8 मिलियन टैक्सेबल सैलरी इनकम जी। प्रेजेंटेशन याद है, इनकम फ्रॉम सैलरी तो आ गई 1.8 मिलियन वर्किंग वन से जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो हम टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते हैं। गोल्डन हैंडशेक का याद होगा, फिर हम उसको इधर टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करते, ठीक है। अब हम इधर करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से पहले आप कंप्यूट करोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रीजन बताता हूं, रीजन क्यों, जब तक आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको सैलरीड और नॉन सैलरीड का पता नहीं चलेगा। तो वर्किंग 2 में हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने वर्किंग 2 में मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी। मिस्टर ए का घर था, मिस्टर ए ने अपने कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को रेंट आउट कर दिया, कितने पे, एक्चुअल रेंट लेना है, इधर हायर नहीं लेना। नॉर्मल केस में जब एम्प्लॉयर ना हो, जब टेनेंट कोई और हो तो फिर हम 3 लाख लेते हैं, लेकिन इधर टेनेंट कौन है, एम्प्लॉयर, सेल्फ हायरिंग है। सेल्फ हायरिंग में हमेशा एक्चुअल रेंट लेना है, टोटली टैक्सेबल है, 24 लाख आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 24 लाख। और सुल्तान लिमिटेड से अनएडजस्टेबल अमाउंट मिला है 2 मिलियन। तो पहला साल है, इन द ईयर ऑफ टेनेंसी 1/10, 2 मिलियन का 1/10 ले ले जी। कितना आया 2 लाख। तो 2.4 मिलियन और 2 लाख तो 2.6 मिलियन आपके पास आ जाएगा। कोई और तो नहीं है ना, नहीं। टैक्सेबल प्रॉपर्टी ये क्या आ गई आपके पास, टैक्सेबल प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले आप इधर वर्किंग 3 में, सॉरी वर्किंग 3 में नहीं, अच्छा इधर ही इस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके सेपरेट टैक्स रेट से कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम हमेशा इसी तरह करोगे, याद रखो। सैलरीड और नॉन सैलरीड वाले रेट्स में नहीं देखोगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो नोट्स है 5th पेज पे, उस पे देख ले। पहले लिखा होगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट, इस कॉलम में देख ले कि 26 मिलियन कौन से कॉलम में फॉल कर रहा है। तो आप 5th कॉलम में देखे सीरियल नंबर 2 मिलियन टू 4 मिलियन इस कॉलम में फॉल कर रहा है। इन दोनों के दरमियान 20 लाख से ज्यादा हो, 40 लाख से कम हो, तो 20 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से कम है। इसके आगे सेकंड कॉलम में देखे तो टैक्स लिखा होगा रुपीज टू 10,000 प्लस 20% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 2 मिलियन। कह रहा है कि टैक्स ऑन रुपीज 2.6 मिलियन कितना टैक्स है। कह रहा है जो 20 लाख है उस पे टैक्स है, 20 लाख पे कितना टैक्स है 10,000। कह रहा है 20 लाख पे 10,000 टैक्स है, और जो 20 लाख से ज्यादा अमाउंट है उस पे कितना परसेंट है
उस पे है 20%, तो 20% आप 6 लाख आ जाएगा 120,000, इतना ही आएगा ना जी। ठीक हो गया। अब देख ले, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना आया, 3,30,000, ये आ गया टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। ठीक हो गया। सेपरेट ब्लॉक, जैसे गोल्डन हैंडशेक का टैक्स करना था एवरेज टैक्स रेट्स पे, इसी तरह प्रॉपर्टी इनको टैक्स करना है जो रेट्स प्रॉपर्टी के चैप्टर में गिवन है। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, ये पहले क्यों करना था, इसकी रीजन ये थी कि इधर सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करना था। तो सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस के लिए फार्मूला क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो वैल्यूज पुट करो, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है 1.8 मिलियन, ये यहां पे डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम। मैंने कहा था टोटल टैक्सेबल इनकम में ये वाली इनकम प्लस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम दोनों शामिल होती है, याद रखिएगा। तो 1.8 मिलियन प्लस 2.6 मिलियन, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 44 मिलियन आ जाएगा। ये परसेंटेज आपके पास 40% या 44%, तो 75% से कम आया ये परसेंटेज, तो क्या होगा, नॉन सैलरी। अब नॉन सैलरी के रेट्स पे इस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो टैक्स ऑन रुपीज 1.8 मिलियन, ये कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है, 12 लाख में देखे, टैक्स ऑन रुपीज 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन पे कितना टैक्स है, 1.2 मिलियन पे 70,000 टैक्स है, और जो 1.2 मिलियन से ज्यादा अमाउंट है 6 लाख, उस पे कितना परसेंट है, उस पे है 15%, उस पे कितना परसेंट है 15%, तो ये 90,000 आ जाएगा। तो 70,000 प्लस 90,000 कितना आया, जितना भी आया। अब इधर हम करते थे एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, याद है गोल्डन हैंडशेक, तो इधर गोल्डन हैंडशेक नहीं है, इधर कौन सा है, इधर प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है। तो आप लिखे टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, कौन से वर्किंग से करके आए हैं, वर्किंग 2 से, रेफरेंस दे दे, कितना आया है 330,000। अब तीनों को ऐड कर दे तो ये आपके पास आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। ये प्रेजेंटेशन है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का। हमेशा यहां पे सिर्फ टैक्स ऐड करते हैं, उसका इनकम हमारे कैलकुलेशन में कहीं पे भी नहीं आएगा। बार बार कह रहा हूं, हाँ जब सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करना हो तो फिर फार्मूले में पुट करोगे, नीचे वाले इनकम में ऐड करोगे प्रॉपर्टी इनकम, और गोल्डन हैंडशेक ऊपर भी ऐड करोगे, गोल्डन हैंडशेक और नीचे भी ऐड करोगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिर्फ नीचे ऐड करोगे, ऊपर ऐड नहीं करोगे। ठीक हो गया। तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई फॉर 90,000। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कहीं पे गलती हो तो ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर आपसे वो पूछता कि टैक्सेबल इनकम की जगह मुझे टोटल इनकम भी बता दे, तो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम प्लस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल इनकम प्लस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ गया 4.4 मिलियन। ये 4.4 मिलियन इसको कहते हैं टोटल इनकम। उसकी टोटल इनकम इतनी थी, लेकिन ये वाली इसको कहते हैं नॉर्मल हेड स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल टैक्स रेट, सैलरीड और नॉन सैलरीड, और इसको क्या कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो ये क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन 2 मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा, इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगले लेक्चर में, और उससे अगले लेक्चर में हम फिर इसके पास पेपर्स करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।